आज से कुछ साल बाद इस 500 रुपये की नोट की कीमत कुछ नहीं रहेगी। पर क्यों वीर भाई, 500 रुपये तो बहुत होते हैं, पर एक समय में ये 1 रुपये का सिक्का भी बहुत था। तो क्या हुआ? आज से कुछ समय पहले जब हम लोग मूवीज़ देखने जाते थे तो टिकट कितने की आती थी? 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। आज से कम से कम 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। बट अगर यही सवाल मैं आपके पापा के लोगों की उम्र से पूछूं, उनने 10-10 रुपये में मूवी देखी है। और अगर हम आज से कंपेयर करें तो आराम से 300 से 400 रुपये तो आपको मूवी टिकट के लग जाते हैं टियर 1 या टियर 2 सिटी में। तो क्या रीज़न है इसका? आज 10 रुपये में सिर्फ चिप्स मिल रहे हैं। हो सकता है एक समय ऐसा है कि 500 रुपये में सिर्फ चिप्स मिलेंगे आपको। कितना अनबिलीवेबल सा लगता है। आपको इसका रीज़न पूछे तो हो सकता है बोलेगा कि इन्फ्लेशन। पर 30-35 साल में क्या ऐसा इन्फ्लेशन लग रहा है कि 10 रुपये कहाँ और 500 रुपये कहाँ? कोई बोल सकता है करेंसी डेप्रिसिएशन। पर करेंसी डेप्रिसिएशन में ये वर्ड जो है करेंसी, ये आया कहाँ से? हम इसको करेंसी मानते क्यों हैं? ये करेंसी कैसे बन गई? ये कागज़ का टुकड़ा सबने एक दिन डिसाइड कर लिया कि हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। वाई? हाँ वीर, तो सुन, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम, फिएट करेंसी के बारे में। अब इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। गुड्स एक्सचेंज करके डील करना, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे मेरे पास कुछ केले हैं और मुझे कुछ एप्पल चाहिए, तो मैंने अपने केले दे दिए और एप्पल ले लिए सामने वाले से। इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बट व्हाट इफ मुझे आलू चाहिए थे, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? एक प्रेस टेबल है, एक कुर्ता, एक घी है मेरे पास 2 लीटर घी, एक गाय भी है मेरे पास। इसके बदले मैं तुम्हें 1 टन आलू दूंगा। ऑब्वियसली बार्टर सिस्टम वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि 1 किलो आलू के लिए 1 गाय तो मैं दूंगा नहीं। तो इसके बाद है सीशेल्स। अब ये सिस्टम काफ़ी अच्छा चल रहा था, क्योंकि सीशेल्स काफ़ी छोटे भी थे तो लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, और डिविजिबल भी थे, तो एक अच्छी यूनिट बन गई थी। बट जैसे ही कंट्रीज़ को पता चला कि इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना चालू किया। क्यों और कैसे? क्योंकि जो सीशेल्स थे वो समुद्र के तट पे, जो हमारा कोस्टल एरियाज थे, वहाँ पे तादाद में थे, और किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ी तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और यही हुआ सीशेल्स के साथ। अनलिमिटेड सप्लाई हो गई, सब ला के भरने लगे और एक दिन उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। फिर आए प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल्स में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो डिविजिबल थे। डिविजिबल मतलब उनके टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि द प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी, हम उसको तोड़ के मोल्ड कर सकते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट प्रीशियस, तो अर्थ में कुछ हद तक ही गोल्ड और सिल्वर हमें मिल सकते हैं। और इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट एक ख़राब चीज़ थी कि गोल्ड और सिल्वर भारी बहुत होता था, उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी मुश्किल आती थी। एक समय तक इस सिस्टम को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा था, अनलेस इमेजिन आप एक कैसीनो गए। अब आपने वहाँ पे 10,000 रुपये दिए और आपको 10,000 चिप्स मिल गई, मतलब एक चिप 1 रुपये की थी। अब ये जो 10,000 चिप्स हैं, इनकी खुद में तो कुछ वैल्यू है नहीं। आप इससे अपना रेंट पे नहीं कर सकते हो, आप ग्रॉसरीज नहीं खरीद सकते हो। बट कैसीनो के अंदर आप राजा हो, क्योंकि जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं उनको पता है कि भाई ये कैशियर के पास जाके रिडीम तो करा ही सकता है ना। अब ट्विस्ट ये है, उस कैसीनो का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो कैशियर हैं वो हैं बैंक्स। और जो आपने 10,000 रुपये दिए थे वो आपका गोल्ड था, और जो आपको 10,000 चिप्स मिले थे वो थे सर्टिफिकेट्स। मतलब आप बैंक के पास गए, आपने अपना गोल्ड जमा कराया उनके पास, उसके बदले आपको एक नोट मिल गया कि हाँ इतना गोल्ड है इनके, इन्हें जमा कराया। वो सर्टिफिकेट्स थे। माइंड माई वर्ड्स, मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ, डॉलर नहीं। उस समय डॉलर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, डॉलर की चीज़ मानी जाती थी। ये होते थे सर्टिफिकेट्स। अब समन में आस्क कि वीर, क्या वो चिप्स जो थी या जो सर्टिफिकेट्स जो थे वो 100% बैक्ड थे क्या? अब इससे क्या मतलब हुआ कि 10,000 रुपये मैंने दिए तो 10,000 चिप्स मिली मुझे, मतलब 1:1 का रेशो। अगर ऐसा होता कि मैंने 10,000 रुपये दिए और उनको 20,000 चिप्स मिल गई, मतलब क्या, एक चिप 50% बैक्ड है, ठीक है? तो हाँ, उस समय जो चिप्स थी, जो हमारे सर्टिफिकेट्स थे, वो 100% बैक्ड थे। अब ये चीज़ मैंने ऐसे अलग से क्यों बताई है वो बाद में मालूम चलेगा। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से 1918 के बीच में। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, रशिया। अब जब भी वॉर होती है, वॉर में अंधा पैसा खर्च होता है, वेपन्स के लिए, सोल्जर्स की सैलरी के लिए एंड वॉट नॉट, बहुत पैसा खर्च होता है। और इस समय ही एक रिफॉर्म लाया गया कि अब से गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, वो बन जाएगा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। नाम ही तो चेंज हुआ है। नहीं, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में क्या हुआ, सबसे पहले तो विड्रॉल्स बंद कर दिए कि जो हमें रिसिप्ट मिली थी, जो सर्टिफिकेट जो हम बोल रहे थे, वो आप वापस अगर बैंक के पास लेके जाते हो कि ये मेरा रिसिप्ट था, मुझे इसके बदले मेरा गोल्ड वापस चाहिए,
अब आप वो नहीं कर सकते हो, आपको आपका गोल्ड वापस नहीं मिलेगा, आपने विड्रॉल्स बंद कर दिए थे उस समय। ये होता है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अब जो मैंने चीज़ बताई थी कि 100% बैकिंग होती है, वो इनने कर दी 40%। मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है $20 का कि आपने $20 वर्थ ऑफ गोल्ड जमा कराया है, तो आज की डेट में वो हो गए 40% बैकिंग के साथ। मतलब अगर आप वो सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो आपको $20 का गोल्ड नहीं मिलेगा, आपको $8 का गोल्ड मिलेगा। ये दो मेजर चेंजेस थे गोल्ड स्टैंडर्ड से गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में। अब बैक टू वर्ल्ड वॉर 1। सारी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रहे हैं पावर के लिए कि कौन सत्ता बनाएगा, कौन पावर में आएगा। बट वॉर में असल में होता क्या है ना, जितनी कंपनीज हैं, चाहे वेपन फैक्ट्री हो या फिर FMCG की कंपनी हो, हर कोई वेपन्स बना रहे हैं। अगर कोई ऑटोमोबाइल वाला है वो टैंक्स बना रहे हैं, कोई FMCG वाली है वहाँ पे बंदूकें बन रही है, गन्स बन रही हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स भी तो चाहिए। हम अपने देश को कैसे देखें, मुझे तो ब्रेड खाना है भाई, ब्रेड बन ही नहीं रहा है, गन बन रही है, बंदूक बन रही है। तो इस दौरान कई सारी कंट्रीज़ में काफ़ी दिक्कत थी कि हम अगर FMCG वाले से भी वेपन्स बनवा रहे हैं तो हमारा देश का आदमी खाना कैसे खाएगा। तब आई यूएस ने कहा देखो हम इस वॉर में न्यूट्रल हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो कंज्यूमर गुड्स है ना वो हम तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड, एक पार्टी नहीं दोनों पार्टीज़ को। तो उनने कहा ठीक है, अच्छी डील है, बस तुम हमारी पेमेंट जो है वो गोल्ड में करना। उनने कहा ठीक है। और इस समय यूएस ने बहुत ज़्यादा गोल्ड कमाया, बहुत ज़्यादा। सबको कंज्यूमर गुड्स बांटे और गोल्ड की पेमेंट्स लेते रहे। इवेंचुअली जर्मनी ने कुछ मर्चेंट शिप्स यूएस के वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो यूएस ने वॉर एंटर कर ही दी थी। और जैसे यूएस ने वॉर एंटर करी तभी वॉर खत्म भी हो गई। तो एक तरह से उनका डोमिनेंस भी दिख गया, और जो उन्होंने इतना गोल्ड कमाया था तो एक फाइनेंशियल सुपर पावर तब से यूएस बनना चालू हो गया था। अब नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 2, और ये काफ़ी मेजर थी। इसमें भी अगेन यूएस का सेम स्टैंस था कि हम सबको कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करेंगे, हमारी पेमेंट गोल्ड में कर दो। अगेन दबा के गोल्ड कमाया, और एवेंचुअली जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर में अटैक कर दिया था। और जैसे ही अटैक हुआ तो इन रिस्पॉन्स उन्हें हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट करे थे। एंड ऑफ ऑल यूएस के लिए दोनों वॉर्स बहुत प्रॉफिटेबल थी, पावर वाइज भी और फाइनेंस वाइज भी। पावर वाइज इसलिए क्योंकि जब भी उन्हें वॉर में एंट्री ली वॉर खत्म हो गई, और फाइनेंस वाइज तो ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें काफ़ी गोल्ड कमा लिया था। अब मैं बोल रहा हूँ दबा के गोल्ड कमाया, काफ़ी गोल्ड कमाया, पर वीर भाई कितना कमाया? 2/3 ऑफ द ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स, 70% गोल्ड कमा लिया पूरी दुनिया का। और यूरोप तो कंगाल हो गया था, इनके पास तो पूरा पैसे खत्म हो गए थे, सब वॉर में चला गया था। मतलब 70% यूएस के पास है, बाकी 1/3 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी उनके लिए वॉर, और डोमिनेंस भी इसलिए क्योंकि जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करे थे उससे पूरी दुनिया में ये बात फैल गई थी कि यूएस एक सुपर पावर है। अब यूरोप में कंट्रीज़ तो लगभग ख़त्म ही हो गई थी, तो वापस यूएस आया कि देखो तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है, बट जो हमारी ये डॉलर सर्टिफिकेट्स हैं, जो रसीद हैं बेसिकली, वो हम लैंड आउट कर सकते हैं, और वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि अभी कोई नेशनल करेंसी या रिजर्व करेंसी नहीं थी। उनने ये बोला कि हमारे पास देखो गोल्ड है, तुम्हारे पास गोल्ड है नहीं, तो तुम गोल्ड से बैक कर नहीं सकते हो अपनी करेंसी, तो तुम हमारी करेंसी ले लो, उसको रिजर्व करेंसी बना लो, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जितनी भी कंट्रीज़ एग्री करी उनने सप्लाई करना चालू कर दिया, और इसी समय वर्ल्ड बैंक बना यूएस में, और उनके पास इतनी सप्लाई भी थी गोल्ड की कि वो ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। अब जितना गोल्ड होगा उतना ही तो आप रसीद प्रिंट कर सकते हो, ऐसा ही होना चाहिए था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1944। अब जैसे ही यूएस ने अपनी रसीद या फिर डॉलर रिसीट्स देना चालू करा बाकी लोगों को, बाकी कंट्रीज़ को, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने ये बोला कि जो उनकी कंट्रीज़ की फियाट करेंसी होगी वो डॉलर से पेग होगी। डॉलर से पेग होगी का क्या मतलब है कि हमारे पास है गोल्ड, जो हमारा डॉलर की रसीद है वो तो गोल्ड बैक कर रहा है, और जो हमारा डॉलर है वो किसको बैक करेगा? तुम्हारी फियाट करेंसी को। बेसिकली मतलब गोल्ड है, गोल्ड किसको बैक कर रहा है? डॉलर को। और डॉलर किसको बैक कर रहा है? जापान की करेंसी को या यूरोप की किसी करेंसी को। ये था ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1944। अब यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया ये बात कि हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या ख़राब हो सकता है। अब यहीं से चालू हुई यूएस की दानला फंदी, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में कभी भी ये जिक्र नहीं किया गया था कि यूएस वो रसीद कितनी बना सकता है। अगर कोई बायोलॉजिक सोचे तो जितना गोल्ड होगा उतनी ही तो रसीद बना सकते हो ना, बट नहीं, यूएस ने अंधाधुन प्रिंटिंग चालू कर दी। और जब प्रिंटिंग होती है, सप्लाई बढ़ती है, तो क्या होता है? वैल्यू ख़त्म होती है। ये हम बार्टर सिस्टम से और शी सेल वाले लेसन से सीख के आए हैं। तो इस हिसाब से यूएस चाहे तो कितनी भी रसीदें छाप सकता था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। और इसी समय कोरिया के साथ वॉर, फिर रशिया के साथ कोल्ड वॉर, फिर वियतनाम के साथ वॉर, एंड खुद एज अ कंट्री तो डेवलपमेंट करना ही है। तो इस समय पेल के रसीदें छापी गई कि मतलब जितनी रसीद छाप सकते हो।
अब देखा जाए तो रसीद उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपका कुछ गिरवी रखा है, जैसे गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड है तभी तो रसीद है। अब आप रसीद बनाते जा रहे हो, रसीद कभी किसी को देने जाओगे वापस तो क्या तुमने कभी कुछ जमा कराया ही नहीं। ये चीज़ होने वाली थी और ये चीज़ एक बंदे को रियलाइज़ हो गई। चार्ल्स डी गॉल जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उनने ये रियलाइज़ कर लिया कि जितने रसीद प्रिंट कर रहे हैं इतना गोल्ड इनके पास है नहीं। और जैसे ही उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उनको समझ आया कि ऐसे तो ये पूरे वर्ल्ड की करेंसी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारी करेंसी जो हैं वो तो डॉलर से पैग हैं। तो उन्होंने कहा भैया तुम रखो अपना ब्रिटेन वुड सिस्टम, हमें जितना गोल्ड बनता है हमारा वो वापस करो। अब ब्रिटेन वुड सिस्टम में ये कहीं जिक्र था नहीं कि किसने कितना गोल्ड रखवाया है, कौन कितनी रसीदें छाप सकता है। तो जितना जितना गोल्ड कंट्रीज़ ने रखवाया था सीधे सीधे उनको वापस मिल गया। ये था अमेरिका का सबसे बड़ा एल मूव। और फ्रांस के साथ बाकी कंट्रीज़ भी आ गई कि हाँ हमारा गोल्ड वापस को, हमें नहीं चाहिए ब्रिटेन वुड सिस्टम। एक समय में इतनी दिक्कत आ गई थी, इनने इतना ज़्यादा गोल्ड यूज़ कर लिया था, क्योंकि जो 3 वॉर्स थी, वियतनाम के साथ, रशिया के साथ कोल्ड वॉर और जो कोरिया की वॉर थी, इनने इतना ज़्यादा गोल्ड यूज़ कर लिया था कि अगर फ्रांस के अलावा और बाकी कंट्रीज़ भी आती इनके पास तो उनका वॉल्ट खाली हो जाता। इनने इतनी ज़्यादा फियाट करेंसी छाप दी थी। बट यूएस तो यूएस है। 15 अगस्त 1971 जो यूएस के उस समय प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनने आके लाइव में बोल दिया इमरजेंसी है, हम टेम्परेरीली गोल्ड स्टैंडर्ड सस्पेंड कर रहे हैं। और वो टेम्परेरी परमानेंट हो गया। कि मतलब सस्पेंड होने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर तुम अपनी रसीद लेके आओगे हमारे पास, हम तुम्हें गोल्ड वापस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ के अगेंस्ट किसी कंट्री ने रिवॉल्ट नहीं किया, क्योंकि यूएस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। जो ट्रंप हमेशा बोलता रहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेट्स ब्रिंग बैक अमेरिका टू इट्स ग्लोरी, वो इन्हीं दिनों की बात करता है जब यूएस इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कोई इससे क्वेश्चन पूछने में भी डरता था। और यहीं से जन्म हुआ फियाट करेंसी का। जो गोल्ड सर्टिफिकेट था कि ये सर्टिफिकेट लेके आओ आपको हम इतना गोल्ड दे देंगे, इस चीज़ से बाकी करेंसीज पैग हो चुकी थी। वो आज के समय में सब खत्म हो चुका था, क्योंकि उनने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ही बंद कर दिया कि हम वापस नहीं करेंगे आपको। और ये एक खोखला सिस्टम बन चुका था, क्योंकि वो करेंसी आज की डेट में किसी से पैग ही नहीं हुई थी। अब वापस अपने कैसीनो वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। आपने बहुत जुआ खेला कैसीनो में, आप बहुत जीत गए, आप गए कैशियर के पास कि भाई अब मैं कैश आउट कर लूँ, देखा कैशियर आपका पैसा लेके भाग गया है। आपका क्या, सबका पैसा लेके भाग गया है। यही गेम खेला गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। पॉज। बट भाई व्हाट इफ मैं अगर कभी कैसीनो एंटर ही नहीं करता तो? एडिटर वीर हियर। बेसिकली इस बंदे का ये डाउट है कि अगर मैं कभी कैसीनो एंटर नहीं करता, मतलब मैं कभी बैंक्स को या गवर्नमेंट को अपना गोल्ड देता ही नहीं गिरवी रखने के लिए, तो रसीद मिलती ही नहीं मुझे। काफी अच्छा डाउट है। बट 1933 में यूएसए ने गोल्ड बैन कर दिया था। उस समय प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनने गोल्ड बैन कर दिया था कि कोई भी गोल्ड रख नहीं सकता है अपने घर में, अपने पास, अपनी ओनरशिप में, चाहे वो कोई मजदूर हो या फिर कोई एचएनआई, बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। कोई भी गोल्ड नहीं रख सकता था उस समय अपने पास। सबको, गवर्नमेंट को गोल्ड देना ही पड़ता, क्योंकि गोल्ड उस समय बैन हो चुका था। अब देखते हैं वीडियो। बाकी कंट्रीज इस हालत में आ गई थी कि वो क्या बोलें क्या करें, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। बट यहाँ से चालू हुआ इससे भी बड़ा स्कैम। अब ना कोई बैकिंग है ना कुछ, तो कागज़ का टुकड़ा है, प्रिंटर है और इंक है, और सब तुम्हारे पास है। और सबसे बड़ी बात, अथॉरिटी तुम्हारे पास है। छापो जितना पैसा छापना है। विद टाइम मनी सप्लाई इंक्रीज़ ही हुआ है, कभी डिक्रीज़ नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि पैसे प्रिंट ही होते जा रहे हैं। ये चीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड में नहीं था, क्योंकि हमें अगर पैसे प्रिंट करना है तो उतना गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। और एक चीज़ गोल्ड में भी नहीं था हमारे पास कि अगर हमारे पास गोल्ड है नहीं तो हम उसको बना नहीं सकते हैं। और यही चीज़ हर कंट्री के साथ होता था, यूके, इंडिया, रशिया, जापान, चाइना, सब के साथ। और अगर ऐसे ही मनी सप्लाई बढ़ता रहा तो इन्फ्लेशन छोड़ो, हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाने लगेंगे, जैसे वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला एक कंट्री है जहाँ की करेंसी है बॉलीवर्स। अब वहाँ पे नॉर्मली 450 बॉलीवर्स की एक कॉफ़ी आती थी। जब वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आया तो 1 मिलियन बॉलीवर्स की सिर्फ एक कॉफ़ी आ रही थी, कि सबके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। और अगर सारी कंट्रीज़ इतना अंधाधुंध पैसे छापती रहीं तो किसी कंट्री में अगर वापस से भी देखने मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए जो हमने बात करी कि 30-40 साल पहले जो 1 रुपये की कीमत थी वो आज है ही नहीं, जो 10 रुपये की कीमत थी वो आज नहीं है। ऐसी कुछ समय में 500 के साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा करेंसी छाप दी है, उसकी वैल्यू कम ही होएगी हमेशा, कभी बढ़ेगी नहीं। जितनी 500 की कीमत आज है उससे ज़्यादा तुम्हें कल नहीं मिलेगी। ये दिक्कत है। और कुछ समय बाद, आज से कहो 25-30 साल बाद, हमें 500 रुपये के चिप्स खाने मिलेंगे और हम हंस के लेंगे, क्योंकि हम कर भी कह सकते हैं। एंड बाय द वे, यही सब चीज़ें दिमाग में रख के सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया था। लिमिटेड सप्लाई है तो टाइम के साथ अप्रिशिएट ही करेगा वो चीज़, डिविजिबल भी है, एंड द बेस्ट थिंग,
डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी की अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है। फियाट करेंसी का क्या है, वैल्यू इतनी तेज गिर रही है, हो सकता है कुछ समय बाद 10 रुपये के नोट बंद हो जाए। हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। 1 रुपये के नोट भी तो बंद हो गए ना कुछ समय बाद, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं रही। और बैंक्स का तो कहना क्या है, इतने अनशंट चार्जेस, और वो भी हिडन चार्जेस जो हमें मालूम नहीं है साल भर में कट रहे हैं। मिनिमम बैलेंस के नीचे गया अकाउंट, 250 रुपये काट लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनके लिए प्रिंट करना बहुत ईजी भी है, क्वान्टिटेटिव ईजिंग कर दो, प्रिंट कर दो कभी भी। बट लॉस किसका हो रहा है, आपके और मेरे जैसे लोगों का, जो दिन रात ये सब काम करके, इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, सो कॉल्ड पैसे, जो उनके लिए सिर्फ रसीद है। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे।